बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इरफान और आज मेरा जो प्रोग्राम है वो बड़ा इंटरेस्टेड भी है और साथ साथ इसमें आपको पाकिस्तान की मौजूदा सियासत और माजी की सियासत के हवाले से चंद अहम खबरें भी आपको मिलने वाली हैं। लिहाजा आपने पूरा प्रोग्राम भी हमारा देखना है। और इससे पहले कि मैं अपने माज़ज़ मेहमान का तारुफ करवाऊँ, आपको ये बताता चलूँ कि जहाँ वो एक इंतहाई सीनियर सियासतदान हैं, वहीं वो बलोच कबाइल की एक शाख के सरबराह भी हैं। और इनका जो हल्का है वो भी पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हल्का है, क्योंकि उस हल्के में सिर्फ सियासत ही नहीं हुई बल्कि वहाँ गैंगवार भी रहा, वहाँ हालात भी ख़राब रहे, वहाँ तरह तरह की हमने सूरत हाल भी देखी पिछले पूरे अरसे में। और इनका हल्का जो है वो पाकिस्तान के माशी हब कराची में है। और कराची, क्योंकि आपको पता है कि माजी में बहुत सारे ऐसे फेजेस से गुजरा है जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी को भी डैमेज हुआ, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर को भी खतरात लाहक हुए। लेकिन इसके बावजूद ये जो सियासी शख्सियत हैं ये अपने मैदान में जमे रहे। इस दौरान इन्हें क्या मुश्किलात आई, किस तरह आगे बढ़े, कैसे इतने मुश्किल हल्के में इलेक्शन लड़ना और फिर जीतना, ये इनसे आज की जो हमारी गुफ्तगू होगी उसमें जानेंगे। और उसके साथ साथ इनसे ये जानेंगे कि इस वक्त कराची के क्या हालात हैं, अलियान कराची इस वक्त कहाँ खड़े हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं। ज़ाहिर है इस वक्त जो कराची में हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन लोगों में से हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ भी डेफिनेटली करीब 3 लोगों में से हैं। मेरी मुराद सरदार नबील गबूल साहब से है जो कि इस वक्त मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो सर, स्टार्ट मैं बेसिकली करूँगा, मैं चंद दिन पहले खबर देख रहा था कि लियारी गैंग वार के जो सरबराह हैं उज़ैर बलोच साहब, उनको 37वें मुकदमे में भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो आप क्योंकि वो शख्सियत है जिनको हम देखते आए हैं कि कराची में बिलखुसूस और लियारी में आप गैंग वार को बड़ा टफ टाइम देते रहे और चीज़ें जो है वो आपकी और उनके दरमियान चलती रहीं। तो आप इस वाली डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं और क्या वो वाकई बेगुनाह है कि उनके ऊपर 37 डॉक्टर जो है। साहब देखें, मैं सबसे पहले क्लियर करूं, बहुत सारे लोग जब टीवी पे देखते हैं कि ज़मानत हो गई या बेल हो गया किसी भी इश्तिहारी का, किसी भी मुजरिम का, और केस ख़त्म हो गया है। देखें ये क्यों होता है, ये जब जब ये जिसकी बात आपने की है उसका, यानी मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि जितने भी लियारी के अंदर क्राइम होते थे, एफआईआर कटता था तो उसका नाम जरूर शामिल होता था, क्योंकि ये उस क्राइम क्रिमिनल्स का हेड होता था। ठीक। मतलब एक गैंग है, गैंग का हेड होता था। अगर वो हमला करते थे पुलिस के थानों के ऊपर तो फिर इसका भी एफआईआर कटता था। ठीक। अब जहाँ जहाँ पे उसको जो है जमानत मिल रही है या उसकी जो है केसेस खत्म हो रही है, ये वो केसेस हैं जिनके कोई गवाह जो है वो नहीं है, जिनके ठीक। गवाह कोर्ट में पेश नहीं होते हैं। ठीक। तो उससे जो है वो बरी बरी हो जाते हैं। तो ये तासुर दिया जाता है कि बरी हो गया और बाहर आ रहा है। उसके ऊपर काफ़ी मर्डर केस है और एस्पेनोज का केस है, उसके ऊपर मिलिट्री कोर्ट का केस है, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इतने बड़े केसेस हैं कि मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि दो दो शख्स ऐसे हैं जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि अनकरीब जेल से बाहर आ सकते हैं। ठीक, तो दूसरे उनमें शख्स से के एक भी आए यही भी। है और दूसरा सियासी शख्स है। तो यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर के जी बरी हो गए, फिलहाल कैसे बरी हो गया, बाहर आने वाला बाहर, ऐसी कोई बात है। बाहर आने का मकसद ये है कि वो खुद नहीं चाहता कि मैं बाहर आऊँ, क्योंकि उसको पता है बाहर आएगा तो उसके दुश्मन, उसने दुश्मन इतने बनाए हैं, इतने लोगों को बेगुनाह कत्ल किया है। पूरी लियारी में 3 साल में 3,000 से ज्यादा लोग जो है नौजवान मारे गए हैं। आज लियारी पुरअमन है इसलिए क्योंकि गैंग का खात्मा हो गया है, एक गैंग वक्त वॉर था का कि चील खात्मा हो चौक गया से है। आगे जाना तो बस एक ख्वाब ही था कि कोई वो चील बहुत चौक सारे से लोगों आगे को जाए। ये नहीं पता चील चौक बनाया भी मैंने, जब मैं डिप्टी स्पीकर था। ये चील मैंने ही डिजाइन किया था ठीक। और ठीक। मैंने अपने फंड से जो है ये चील बनाया था, तो इसका नाम चील चौक हो गया। ठीक। ये इब्राहिम चौक था। उससे आगे वाकई पुलिस नहीं जाती थी। लेकिन देखिए, पुलिस जिस तरह हमारे हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि ये दहशतगर्द जो बलूचिस्तान है वो एक एसएचओ के मार है, हाँ हाँ। ये मैं आपको हकीकत बताऊं कि अगर पुलिस करना चाहे तो कच्चे के डाकू जो है वो भी उनके सामने कुछ नहीं है। और जो कराची के बड़े बड़े गैंगस्टर्स तो आजकल तो खत्म है, उस वक्त भी अगर पुलिस करना चाहती थी तो उस वक्त भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ठीक। अफसोस ये कि उस वक्त हमारे एक साबिक होम मिनिस्टर जो जिसको मैं ये कहूँगा कि जुल्फकार मिर्जा। हमारी बदकिस्मती ये थी कि वो पीपल्स पार्टी का एजेंडा यूज़ करता था। बाद में पीपल्स पार्टी ने उसको निकाल दिया ठीक। और उसने इन सब को फिर जो है जो सरेंडर होने के लिए तैयार थे गैंगस्टर लियारी के, उन सबको कहा कि भाई मेरे लिए काम करो और आप लोग को कोई जो है
हाथ नहीं लगाएगा। आपके कहने पे थाने के एसएचओज लगेंगे, उनके कहने के ऊपर डीएसपी लगता था, उनके कहने पर एसपी लगता था, तो उनके तो दिमाग खराब हो गया सर था। ये बड़ा रेलिवेंट आपने भी बात की और मैं यही सवाल आपसे पूछना भी चाह रहा था हमारे देखने वालों के लिए कि एक ज़ाहिर है उज़ैर बलोच जब गिरफ्तार हुआ, अक्सर लोग ये कहते थे कि जी ये पीपल्स पार्टी का ही बंदा है, और ज़ाहिर है मुख्तलिफ जो पिक्चर्स भी थी जिसमें पीपी की लीडरशिप भी जाती रही, तो बाद में पीपल्स पार्टी ने तो डिसऑन कर दिया कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है। आप क्योंकि लियारी के एक्टिव पॉलिटिक्स में भी हैं, आपका हल्का भी है, आप जीतते भी हैं, आप सरदार भी हैं, आपके वहाँ का एक इन्फ्लुएंस है पूरा, तो क्या उस वक्त सिर्फ एक जुल्फकार मिर्जा ही था जो इनको वेपन के लाइसेंसेस दिए गए? 1.5 लाख से जायद शायद वेपन के लाइसेंसेस सिर्फ लियारी में उस वक्त उज़ैर बलोच और उसके नेटवर्क को दिए गए, तो और बताया ये जाता था कि जी एमक्यूएम से लड़ने के लिए इसको बेसिकली इक्विप किया जा रहा है। तो आप बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर और फिर बीइंग अ ट्राइबल लीडर, आप उस वक्त ये बात नहीं करते थे कि जी ये हमारी पार्टी को नहीं करना देखिए, चाहिए, शायद इसका नुकसान आपको होगा? मेरा पास्ट रिकॉर्ड का इतना ज़्यादा पता है नहीं कि सर मैं बात करता नहीं करता, मैं तो लड़ा हूं इनके साथ। नहीं, मुझे अंदाजा है नहीं, डेफिनेटली आपको आपके खिलाफ तो आप गैंगवार बहुत ज्यादा मैं करता था। वाहिद बंदा था जो इनसे लड़ा हूं। मेरे ऊपर 3 दफा हमला हुआ है, ग्रेनेड बॉम्ब मेरे ऊपर गिरा है, मेरे घर के ऊपर हमला हुआ है, और मैं लड़ता रहा हूं आखिरी तक। और ठीक मैं समझता हूं कि इनके खात्मा में जो सबसे बड़ा जो क्रेडिट देना चाहिए वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस को और हमारे रेंजर्स को। ठीक हमारे रेंजर्स ने जो है मुदाखलत की और ये ऑपरेशन कराची में किया, और न सिर्फ लियारी गैंग वॉर को बल्कि कराची गैंग वॉर को भी ख़त्म किया। ठीक अजीज़ाबाद से लेकर लियारी तक जितने क्रिमिनल्स थे, कटी पहाड़ी से लेकर कोरंगी तक जितने क्रिमिनल्स थे, उनका खात्मा किया। लेकिन आप एक चीज़ याद रखें, जो 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 इदारे ऑपरेशन करते हैं, जब तक उनके पास लोकल इंटेल नहीं होता है वो कामयाब नहीं होते हैं। डेफिनेटली पब्लिक की सपोर्ट थी इनको, पब्लिक की सपोर्ट। आज देखिए ये वही लियारी, आप रात के 3 बजे आए, मेरा चैलेंज है रात के 3 बजे आप लियारी आए, आपको लियारी इतना पुरअमन नजर आएगा। पूरी कराची के थाने 4 जो हैं वो लियारी के अंदर है। पूरी ऐसे ही कराची में ये 4 थाने जिनका क्राइम जो है वो 0.5% है, बाकी कराची में क्राइम है लेकिन लियारी में क्राइम नहीं है। इसकी क्या वजह है? डेफिनेटली क्योंकि अब बदल पब्लिक नहीं चुका चाहती है। है ऐसे ही। और मैं लड़ा उनके साथ, और मैं लड़ने के बाद मुझे बहुत बहुत मुसीबतें पेश आई। आप पे वो बड़े इल्जामात भी लगाते रहे। वैसे एक आपसे, आपकी इजाज़त से एक सवाल देखने वालों के लिए भी कि ज़ाहिर है लियारी गैंगवार को आपने टफ टाइम दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप एक ज़ाहिर पॉलिटिकल फिगर भी हैं, आपका एक इन्फ्लुएंस भी है, और फिर आपने स्टेट का भी साथ दिया होगा उस ऑपरेशन में। तो वो आप पे ये इल्ज़ाम लगाते थे कि जी नबील कबूल साहब जो है वो हमारे जो अपोनेंट हैं जैसे कि बाबा लाडला वगैरह, इनको वो सपोर्ट करते देखिए, हैं। मेरी इस बात इल्ज़ामात सुने में ना क्या कि हकीकत है? मेरे ऊपर इल्ज़ामात उस वक्त भी लगते थे, अभी भी लगते हैं। मैं एक ऐसा फिगर हूँ जिसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगे तो मुझे रात को सही नींद नहीं आती है। सही सही। मुझे मुखालफत में बड़ा मज़ा आता है। मैं ठीक है। समझता हूँ मुखालफत की वजह से मैं और ऊपर तरक्की करता रहूँगा, और यही हुआ। ठीक ये पिछले 8 साल इन्होंने कहा नबील गबूल को हमने दफन कर दिया है। ठीक क्या हुआ? 8 साल बाद मैं दोबारा आया हूँ, आज फिर पार्लियामेंट में बैठा हूँ। ठीक। जो ये सोचते हैं और जो ये प्लानिंग करते हैं, तो उनको ये नहीं पता सबसे बड़ा प्लानर जो है ऊपर बैठा हुआ है। बेशक। वो प्लान जो करता है आपके लिए। मैं सच्चा था तो आज मैं अपनी जगह खड़ा हूँ। मैं लियारी का एमएनए हूँ, और जो ये सारे जितने भी थे सर, सबके सब 98% 6 फुट जमीन के नीचे दफन है और ठीक जेलों में और मुल्क से बाहर है। मेरे ऊपर इल्जाम लगाना कि उस ग्रुप को साथ दिया, बात यह कि लियारी के अंदर जितने ग्रुप्स थे, क्राइम ने क्रिमिनल होता है, ठीक है। और मैं क्राइम के खिलाफ था, और मैं आज भी वो क्राइम चाहे के कोई भी खिलाफ हूं। ग्रुप था। चाहे वो जिस कोई भी ग्रुप हो, ठीक आज भी कोई ग्रुप सर उठाएगा उसको कुचलना जो है लाजमी मेरा फर्ज होगा, क्योंकि मैंने लियारी के आवाम से वोट लिया है। तो ठीक मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दूं। तो इसलिए जब लियारी के लोग मुझे कहते हैं गब्बर इज बैक, जी। मेरा एक लियारी नारा में लगाया, आपको गब्बर कहा जाता है, इसकी क्या तो वजह है? उसकी वैसे तो वो एक गब्बर तो वो है ना जो हमें नहीं, उसमें एक देखिए वो मूवी में गब्बर था जिसने एक, शोले में हाँ वो कहता कितने आदमी थे। ठाकुर के 2 हाथ काट दिए थे, हाँ 2 हाँ बाजू काट दिए थे। ठीक। और तो एक हम गब्बर था जो कि जिसने सिस्टम सही किया, जो एक दूसरी मूवी आई थी ठीक गब्बर इज ठीक बैक। तो लोगों ने मुझे ये कहा कि 10 साल तक मेरे बाद, मैं एमएनए था आखिरी में 2013 में, ठीक 2013 के बाद जो 2 एमएनए आए, दोनों ने लियारी के लिए कुछ नहीं किया। ठीक। एक तो जो लास्ट 2018 में एमएनए था, पीटीआई का था, हाँ हाँ लियारी के लिए कुछ नहीं किया। तो ऐसे ही लोग, बड़े अनफॉर्चुनेटली लोगों वो के बड़ा मसाइल मसाइल है। इतने ज्यादा बढ़ गए लियारी के अंदर
कि उन्होंने कहा कि जो जो मैं था, मैंने बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी बना के दिया। आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। शहीद बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज मैंने बनाया, शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी मैंने बनाया पीपल्स पार्टी की मेहरबानी से, फंड से। और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मेहरबानी की उन्होंने, मैं जैसे ही इलेक्ट हुआ 2 महीने के अंदर 400 किलोमीटर का गैस का पाइपलाइन बिछ रहा है पूरी लियारी के अंदर। आवाम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी काम करने वाली है और नबील गबोल भी काम करने रहा वाला है। है। आप उस पर भी बात करते रहें, लियारी की हद तक मैं सवाल करूंगा, क्योंकि लियारी ज़रा आपका हल्का है। फिर पीपल्स पार्टी को देखें तो वो अपने आबाई हल्के से ज़्यादा वो कहते हैं कि लियारी हमारा है। उसको वो मिनी लाड़काना एक तरह से लियारी की सीट को कहते हैं। तो वहाँ अब पावर का जो मसला है, बिजली का मसला है, इसके हवाले से कोई पेशरफ्त हो देखिए, रही है? पावर का, बिजली का मसला हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। ठीक। हमारे लिए जैसे कश्मीर का मसला है ना, इसी तरह लियारी के आवाम के लिए बिजली का मसला है। ठीक। गैस का मसला मैंने हल करा दिया। बिजली का मसला ये है कि बिजली के इलेक्ट्रिक माफिया है, ठीक। वो एक इंटरनेशनल माफिया है जो कि बाहर से चल रही है। उसको कंट्रोल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन सर, सिंध में आपका सीएम है, आप खुद नहीं, जरदारी साहब से, बिलावल साहब से, देखिए फिर मेरी बात सुने, पार्लियामान में हैं, सिंध में हमारी इसको हुकूमत है, कंट्रोल क्यों प्रेसिडेंट नहीं किया जा हमारा है, सकता? लेकिन बात यह है कि के इलेक्ट्रिक एक एक प्राइवेट इदारा है। ठीक। और के इलेक्ट्रिक जब प्राइवेट इदारा है तो वो, उनके फंडिंग भी जो चलती है वो बाहर से चलती है। ठीक है। मैंने प्रेसिडेंट जरदारी को भी कहा है, मैंने चेयरमैन बिलावल को भी कहा है कि भाड़ में जाए के इलेक्ट्रिक, ठीक। आप सोलर सिस्टम हमें करवाए। ठीक। हाँ, ये मैं कहीं रिसर्च कर रहा था जिसमें मुझे पता चला कि आपका पाइपलाइन में है कोई सोलर नहीं, प्रोजेक्ट। हमारा तो बहुत उस पे क्या जबरदस्त है, क्या चेयरमैन गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, चेयरमैन बिलावल करेगी? साहब को, ये जो अभी आप देख रहे हैं, उन्होंने कल इफ्तिताह किया सीएम हाउस में। सोलर पैनल्स दे रहे हैं, लेकिन ये सोलर पैनल नहीं, हम बहुत आगे सोच रहे हैं। जी। हम जिस तरह, मैं पूरी कराची में भी ये हो रहा है, कोई 600 एकड़ लियारी जो मलिर नदी है उसमें सोलर पार्क बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बना रहे हैं। और अब लियारी के अंदर, लियारी नदी के अंदर सोलर पार्क बन रहा है, ठीक। जिसमें हर घर को, लियारी के हर घर को 200 यूनिट हम देंगे फ्रॉम सोलर। ठीक। ये ये बड़ी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट जिसके होगी। ऊपर बाहर से फंडिंग वर्ल्ड बैंक से भी लिया जा रहा है, जिसमें सिंध गवर्नमेंट भी दे। देखिए, वफाक हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। वफाक शहबाज शरीफ वजीर आजम को हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो सिंध को हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है जो उनको करना लेकिन सर, चाहिए। यहाँ तो देखें सब अगेठे बैठे हुए हैं। अभी पिछले दिनों एक आपने देखा कि दोनों पार्टीज की लीडरशिप बैठ के एक एसओपी भी बनी कि जी हम मिलके चलेंगे। तो फिर भी आपको लगता है कि सिंध के लिए शहबाज शरीफ साहब के पास वो नहीं है जो आप लोग चाहते हैं? मैं समझता हूँ नहीं है। मैं आपको बताऊं, वफाकी इदारे जो हैं, जिनका मेन किरदार होता है, हम्म। अगर आप उनके कंडीशन देखें, आप वफाकी इदारे में मिसाल के तौर पर जी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, ठीक। वो इनके पास है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वो इनके पास। जितने बड़े बड़े नहीं सर, सारे ये इदारे आपको दावत तो दे रहे हैं कि आप गवर्नमेंट में आ हैं। जाएं नहीं, पीपल्स हम पार्टी गवर्नमेंट को, में आप क्यों कैसे नहीं हैं जा जब रहे? हमें पता है कि ये हमें फुल अथॉरिटी नहीं देंगे। अगर सपोज हम मिनिस्ट्री ले लें, सपोज पावर की मिनिस्ट्री ले लें, ठीक। और हम अपने ही हलके में बिजली ना नहीं पहुंचा सके। कल चेयरमैन बिलावल ने अपने हलके के बारे में, लाड़काना के बारे में कहा 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है। ऐसे ही। तो उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं सोलर के जरिए पहुंचाएं। तो हम समझते हैं कि ये हुकूमत को हमें चलाना है। ठीक। हम चला रहे हैं, दिक्कत स्टार्ट पे चल रही है ठीक। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, और जब तक चलती रहेगी हम चलाएंगे। लेकिन ये अफवाह भी है, बीच में कई रूमर्स आते रहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी अलग होने का सोचने लगती है या साथ नहीं नहीं, देंगे, लेकिन अलग फिर नहीं, एकदम हम देखते हैं कि आप इकट्ठे बैठ जाते हैं। नहीं, अलग होने की तो हमने कोई बात नहीं की है। हम उनसे डिमांड जरूर करते हैं, हम समझाते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स। अभी आप देखें, पूरे सिंध में सैलाब है, ठीक। पूरे सिंध में हमें बड़ा ख़तरा है कि मज़ीद बारिशें होंगी। उसमें किस तरीके से, हमारे पास सिंध गवर्नमेंट में फ़ंड नहीं है। ठीक। 18 अमेंडमेंट के बाद जो है, जो सिंध का जो जो हिस्सा है वो उनको नहीं मिल रहा है। वैसे तो ऑन पेपर तो आपको पता है सर कि 18th अमेंडमेंट के बाद पैसा सारा चला गया सूबों के पास ही, और इनके फेडरल के पास तो बहुत कम रह गया। लेकिन अगर ये देते नहीं है तो वो अलग बात है। नहीं दे रहे हैं ना। अब एक प्राइम मिनिस्टर था, वो कराची आया और उसने कहा 1100 अरब रुपए मैं कराची को दूंगा। हम्म। अब आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जाके कराची में आकर ये बोले कि मैं 1100 अरब
लाके कराची में दूंगा, फंड दूंगा, और खुद उनके पास जो है वो कशकोल लेके घूम रहे हैं, कभी आईएमएफ से पैसे मांग रहे हैं, कभी वर्ल्ड बैंक से मांग रहे हैं, कभी सऊदी अरब से मांग रहे हैं, कभी चाइना से मांग रहे हैं, ठीक। तो वो कहाँ से कर रहे हैं? अभी मैंने बात की कि जी डेवलपमेंट के लिए फंड दिए जाएं, काम हमें करना है अपने हलकों में, तो कहने लगे जितने हैं अपने प्रोजेक्ट्स, हाँ पहले तो उनको खत्म करेंगे। ठीक, हमने जो कहा पहली दफा पिछली पीएसडीपी में होंगे, पीएसडी उसको खत्म करेंगे। ठीक। हमने कहा कि मोटरवे आपने लाके सक्खर तक छोड़ दिया, उसको कराची तक लेकर आए। ठीक। आज जो है असेंबली के अंदर मिनिस्टर प्लानिंग एहसन इकबाल ने कहा हमारे पास पैसे ही नहीं है। अभी इस दफा एमएनएस को कितने फंड ये दे रहे हैं आपके बिल्कुल पीपल्स पार्टी के एमएनएस को? अभी एक तक रुपया क्या भी फंड नहीं दिया। ये जो बजट पास हुआ उसके बाद से अभी तक कोई आपकी स्कीमें रखी गई हैं या अभी नहीं रखी? एक रुपया भी फंड नहीं दिया गया है एक भी स्कीम के ऊपर। वो कह रहे हैं हम पिछला खत्म करेंगे फिर आप लोग से स्कीम लेंगे। अभी तक कोई एक रुपया एमएनएस को जो है फंड नहीं मिला। अच्छा सर, इस पे बस इस लाइन पे एक सवाल लेके फिर मैं थोड़ा सा आपसे कुछ और चीज़ें, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं, उस तरफ आते हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर ये आपके हालात रहे, जैसे कि अगर पीपल्स पार्टी के एमएनएस को फंड्स नहीं मिल रहे हैं, आपके लोगों को भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपकी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स भी नहीं लग रहे हैं, तो आप फिर भी 5 साल पूरा करेंगे? क्योंकि ये एक तासर है कि कहीं से एक तय पाया हुआ है, कोई पीछे फोर्स बैठी हुई है जिसने आप पीपल्स पार्टी को, एमक्यूएम को, जो कि आग और पानी है एक तरह से, और इसी तरह नून को और बाकी इत्यादियों को कहा हुआ है कि 5 साल शहबाज शरीफ साहब चलेंगे और फिर अगले 5 साल जो है वो बिलावल साहब। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे थे कि हम शक्ल से मासूम लगते हैं, लेकिन हम है नहीं। नहीं, आप कहाँ मासूम है सर, आप तो माशाल्लाह तजर्बाकार हैं। हम आपको इतने देखते ही बंदा जान जाता है कि डॉक्टर साहब आप बहुत तजर्बाकार हैं। हम इतने बेवकूफ तो नहीं कि हम 5 साल वेट करेंगे। अच्छा, हम कुछ महीने देखेंगे इनको। ठीक। अगर ये अपने कमिटमेंट पे पूरा उतरते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं उतरते तो हम खुद एक पार्टी हैं। ठीक। 2 सूबे हमारे पास है, सिंध और बीच में सिताद में कोई गारंटर भी तो है ना कहीं जिसने कहा हुआ है कि जी हम चलाएंगे। तो अगर नहीं चलाते तो गारंटर उनको भी देखें। गारंटर हमारी पब्लिक है, अवाम है जिसने हमें वोट दिया है। हमारी 3 सीटें, हमारे बगैर वजीर आजम नहीं हो सकता है शहबाज शरीफ जब तक हमारे वोट नहीं मिले। हमारे वोट से आज गवर्नमेंट है। हम देख रहे हैं उनको चला रहे हैं, 6 महीना हो चुके हैं ना और चले कुछ तो महीने देखें। हम आवाम से गालियां खाने के लिए तो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे ना। ठीक। या हमारे मामे चाचे तो नहीं लग रहे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। ठीक है। हमें तो अपना खुद सोचना है, हमें अपने लोगों का सोचना है ना, अच्छी अपने पब्लिक का सोचना है। ऐसा ही होना हमें तो उनको वजीर आजम बनाकर या उनको जो है वजारत देकर हम अपने अवाम को कुछ ना दे सके तो फिर लाना तो ऐसी सियासत पे। और अगर इनकेस ये नहीं चलते, आप फैसला कर लेते हैं कि जी अब सर से पानी ऊंचा हो गया और अब हमने इनकी छुट्टी करनी है, तो फिर क्या आप प्राइम मिनिस्टरशिप आगे चल के, अगर ज़ाहिर है कोई अदम एतमाद आता है, तब्दीली आती है, तो आप पीटीआई को दे सकते हैं या फिर आप बिलावल साहब को ही आगे देखिए ये फैसला मैं जो 1.5 साल का फैसला लीडरशिप है। लीडरशिप प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी दूसरी दफा प्रेसिडेंट बने, ऐसे नहीं बने हैं। वो बड़े विजन है सर, उनका विजन है, वो साथ लेके चलना चाहते हैं, ये फैसला उनको करना है। लेकिन मैंने एक बात पिछले 1 साल से कह रहा हूं कि अगला प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। वो अगले 5 साल के लिए, या अगर अभी भी कोई हुआ तो आपको लगता है अभी भी होना अगला चाहिए? मतलब मीन्स कि अभी भी कुछ हुआ या जब भी कुछ हुआ, अभी भी या जब भी अगला प्राइम मिनिस्टर बिलावल है, बिकॉज वो उससे ट्रेनिंग ली है इस प्राइम मिनिस्टर की। ठीक। कि उसको प्राइम मिनिस्टरशिप कैसे चलाना है। बिल्कुल ठीक है आपका इस पे। अब सर मैं आपके एक ऐसे टॉपिक की तरफ लाऊंगा जिसमें बहुत से लोगों से, हमने कहा कि नबील साहब का इंटरव्यू है तो लोगों ने कहा कि सरदार साहब से ये ज़रूर पूछें। अब आपने क्योंकि बड़े वज़ीर आज़म बनते देखें, गिरते देखें, अदम एतमाद होते देखें, लीडरों की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाइयाँ देखी हैं। इमरान खान साहब अब जिस जगह जाके फंस गए हैं, बैकग्राउंड सारा आपके सामने ही है, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि इमरान खान का आप अगले आने वाले वक्तों में क्या देख रहे हैं? अफवाह ये है कि कोई कह रहा है जी बैकडोर डील हो जाएगी, बाहर चले जाएंगे, कोई कह रहा है मिलिट्री कोर्ट में चले जाएंगे, कोई कह रहा है कि वो इतना बड़ा इनकलाब ले आएंगे कि सबको तहस नहस कर देंगे। तो सरदार नबील गबूल क्या देखते हैं इस इनकलाब? आपको अगर देखना था तो 22 तारीख को इन्होंने कहा था कि हम जलसा करेंगे। जी जी, बहुत बड़ा इनकलाब था। चीफ मिनिस्टर, वो बड़े बाल वाले का क्या नाम है, केपी के अली अमीन गंडापुर। अली अमीन, पहले बाल छोटे थे फिर बाल बड़े कर दिए उसने। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कुछ भी हो जाए आप लोग को सबको जो है पहुंचना है यहाँ पर, ये जो तरनोल है, तरनोल में कुछ भी हो जाए पहुंचना है, मैं खुद पहुंचूंगा। ठीक। वो खुद गया वहां पर, वो जो कंटेनर उठाने वाले वो जो क्रेन थे, उनके ड्राइवरों को 5-5 हज़ार रुपये देकर आ गया
लेकिन सर वो कहता है मुझे गवर्नमेंट ने मिन्नतें की और मुझे कहा कोई कि गवर्नमेंट ने मिलते नहीं किए। आप जो वो जलसा मुलतवी कर दें, 8 मैं सितंबर आपको को जलसा मजे की करें। बात बताऊं कि गवर्नमेंट को इन्होंने मिन्नतें की है कि 2 आदमी भेजो, हम इस जलसे को मनसूख करना चाहते हैं क्योंकि हम हमारे लोग नहीं आ रहे। लेकिन वो जो माहौल बना रहे हैं अडियाला जेल में, खान साहब ने कहा साफियों से ऑफ द रिकॉर्ड कि मैं फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट से तो बात नहीं करूंगी, यानी उसमें वो आप सभी को ज़रा फॉर्म 47 कहते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे पास वो आए थे जो असल में पावरफुल हैं, मतलब नाम नहीं लिया बट इनडायरेक्टली मैसेज दिया कि कहीं शायद एस्टेब्लिशमेंट ने कोई लोग भेजे थे जिन्होंने जाके उन्हें कहा कि जी खान साहब जलसा रोक दें तो हम आपके साथ कोई बात कर लेंगे। आपको क्या लगता है? आप बहुत कहने को देखे, तजर्बाकार बात हैं आप। सुने, इमरान खान को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक। 2002 से वो मेरे साथ थे, मेरी ज़ाती दोस्ती उनके साथ 2002 में जब एमएनए थे हम साथ बैठते थे। ठीक। इमरान खान कभी भी सियासतदान नहीं था, ठीक। ना आज है। सियासतदान मुल्क के लिए सोचता है कि मुझे मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है। ठीक। सियासतदान ये नहीं सोचता कि मैं कैसे प्राइम मिनिस्टर बनूं। ठीक। लेकिन पीटीआई वाले कह रहे हैं कि वो जेल में, आपने पोस्टें पढ़ी होंगी ट्विटर पे भी, वो कहते हैं जी जेल में बैठ के बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं जो आपको बाद में समझ आएगी। तो मैं आप क्योंकि बहुत तजर्बाकार हैं, आप समझा दें मैं वो बड़ा क्या गेम हो मैं सकती है। मुझे इतना तजुर्बा है कि इमरान खान जो है ना कोई गेम खेल नहीं सकता है। ठीक। इमरान खान को जितना गेम करवाया गया या खिलवाया गया, हाँ। चाहे वो क्रिकेट से लेकर प्राइम मिनिस्टर, 2011 में मुझे इमरान खान ने दावत दी, उसने कहा नबील मुझे ज्वाइन करो, हाँ। हाँ। मुझे कराची में तुम्हारी ज़रूरत है और ठीक। मैं अगला वजीर आजम बनने जा रहा हूँ, 2013 में मुझे ज्वाइन करो। ठीक। तो मैंने कहा यार तुम्हारे पास एक सीट है, तुम किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर? कह रहा है बस मुझे फरिश्तों ने कह दिया है। ठीक। उस वक्त भी फरिश्तों के आश्रय में था, 2013 में ठीक। बनते बनते रह गया। 2018 में भी रातों रात जो है उसकी किस्मत जागी हम्म। और बनने जा रहा था शहबाज शरीफ 2018 में। हाँ। हाँ। और आपने वो इंटरव्यू सुनी होगी जी जी। कि जिसमें शहबाज शरीफ ने जवाब दे दिया कि मैं अपने भाई के खिलाफ नहीं जाऊंगा। ऐसे ही। वो उनके लोग बताते हैं। हाँ। और हाँ। ये 2018 में प्राइम मिनिस्टर बना। और जब जिन लोगों ने इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया तो वो 6 महीने बाद उन्होंने सर पकड़ लिया कि यार ये कर क्या रहा है। तो ठीक। मकसद ये है कि इमरान खान एक सियासतदान नहीं है, वो एक सेलिब्रिटी है। ठीक। नो डाउट उसके फॉलोअर्स हैं, हम्म। क्योंकि आप अगर किसी को कैद करके बंद करके रखोगे उसके लिए सिंपैथी पैदा होंगे। ये 2024 के इलेक्शन में जो एक वेव चला सिंपैथी का, ये वही वेव है जो मुझे याद है 2008 में शहीद बेनजीर भुट्टो के शहादत पे वेव चला था। ऐसे ही तो है। अभी इसके साथ जो हो रहा था जेल में, वो वेव था। ये वेव 2024 का अगले इलेक्शन में नहीं होगा। ठीक। ये और वन आप टाइमर एंड क्या वेव देख है। रहे हैं? आपको क्या लगता है ये यहाँ से निकल जाएंगे, डील हो जाएगी, बाहर चले जाएंगे, या मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ चले जाएंगे, कोई 9th में साइफर में कुछ बड़ी सजा हो जाएगी? क्या देख रहे हैं? और हमने सुना है ना कि कहते हैं कि ये इतना बड़ा उम्र का हो गया है, हमें मतलब जब हम नौजवान थे तो क्या इसके दूध के दांत नहीं टूटे तो अभी तक इसको अकल नहीं आई है। जब इसके दूध के दांत टूटेंगे तो इसको अकल आएगी। जब अकल आएगी तो ये फिर जो है कोशिश करेगा कि मुल्क की खातिर इसको क्या करना है। इस वक्त ज़रूरत ये है, इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है? ये चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने। इस वक्त ज़रूरत ये है कि जो मुल्क के इस वक्त सूरत हाल है, जिस मुल्क को हम पाकिस्तान अपना मुल्क कहते हैं, जो सूरत हाल में हम इस वक्त है वो एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। ठीक। इसको समझे और इसको समझने के बाद मसला ये है कि उसके साथ जो उसके दोस्त है जो कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं, बाद में जब हम कहते हैं आप राइटिंग में गारंटी दो इसके बारे में, तो वो कहते हैं नहीं भाई इसकी गारंटी हम राइटिंग में नहीं दे सकते हैं। ठीक। ये पल में माशा पल में तोला है, रात को कुछ है दिन में और कुछ जो और है। लोग ये उम्मीद पीपल्स पार्टी से लगा के बैठे हुए हैं, पीटीआई के कई समझदार लोग, उनको लगता है कि शायद जरदारी साहब किसी टाइम इंटरवीन करेंगे और वो हमारे मामलात बनवा देंगे देखिए एस्टेब्लिशमेंट जरदारी के साथ। साहब, आपको क्या लगता है? देखिए जरदारी साहब मुल्क के लिए सोचेंगे। मुल्क के लिए जब वो सोचेंगे तो उसमें चाहे खान के साथ बैठना पड़े, चाहे वो किसी और के साथ बैठना पड़े, वो किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार होंगे जब उनको ये ज़रूरत महसूस होगी कि नहीं अब वक्त आ गया है कि वो इंटरवीन करे। ठीक। जरदारी साहब जो है ना वो आखिरी एपिसोड में जो है ना अपना अपना रोल प्ले करेंगे कि तो उनको आपको मुल्क को लगता है बचाने के लिए वो क्या वक्त रोल कब प्ले तक करना है। आने वाला मेरे है? ख्याल आप में ज्यादा अनकरीब, सर्कल में बैठते हैं, मेरे आपको एक ख्याल एक में चीज का अनकरीब, पता, मेरे ख्याल में अनकरीब। ऐसा वक्त आएगा कि जी, कहीं टेबल पे सब ऐसा लोग वक्त बैठेंगे? आएगा जिसमें मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब इस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने में अपना रोल अदा करेंगे। सर आखिरी सवाल आपसे, आप बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन, इस मुल्क के एक बड़ी पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपको उनको क्या बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? नौजवानों में बड़ी नाउमीदी है, और बहुत सारी अफवाहों का बाजार गर्म है, लोग तरह तरह के तजिए कर रहे हैं। ऐसे लग रहा होता है कि खुदा न ख्वास्ता
पता नहीं कल क्या होने लगा है। कोई डेमोक्रेसी को लेके मफरूज़े लेके चल रहा होता है, कोई कह रहा है जी सितंबर में बहुत खौफनाक है, ये हो जाएगा। आप इस सारे सिनेरियो में अपने सियासी तजुर्बे से क्या नौजवानों को, कौम को, लोगों को क्या कहेंगे? देखिए 1947 से ये बातें हम सुन रहे हैं। ठीक। हर दौर में, हर हुकूमत में ये कहा जाता है ये हुकूमत चंद दिन की मेहमान है, ठीक। आगे जाके ये होने वाला है, आगे जाके वो होने वाला है। पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। अच्छा। पाकिस्तान के नौजवान सिर्फ ये जो आपको ब्रेन वॉश करते हैं, उनकी हालत आपने 22 तारीख को देख लिया था ठीक। कि वो खुद भी बाहर नहीं निकले, और एक नौसरबाज ने तो अपना कमीज खुद फाड़ कर चिर करके जो कहा ना, वो जो असेंबली में शेर अफजल असेंबली में मरवत कहा, साहब, वो जो उसने कहा ना चिर करके मेरा आपने कमीज सर फाड़ा शेर है। अफजल मरवत को नौसरबाज कह दिया। वो बड़े, आपको पता है कि फिक्रे इस तरह के वो भी ओ भाई कहते मेरे, रहते। अगर मैं भी यहाँ पर आपके सामने कोई इस तरह की बात कर लूँ ना, मैं भी शेर अफजल मरवत से ज्यादा मुझे जो है ना फॉलोअर्स मिल जाते हैं। सही। हमारी कौम जो है ना, वो इस तरह की चीजों को पसंद करती है। सर वो शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मैं पीटीआई का फेस हूँ, और मैं इमरान खान के बाद वो कहते हैं कि मैंने ये मोमेंटम बनाया सारा। आप कह रहे हैं वो नौसरबाज है? ओ यार मेरी बात सुनो, इमरान खान के इर्द गिर्द जितने लोग हैं ना, हाँ। ये मैं इमरान खान को पहले भी एक दफा मैंने मुंह पे कहा था। सही। मैंने कहा गधे को पेंट करके आप जेबरा नहीं बना सकते हैं। अच्छा ये जी। सामने जो तुम्हारे बैठे हैं ना जितने लीडर, ये गधे हैं। मैंने मुंह पर बोला था इमरान खान के बनी गाला में 2000, ये बात है 2015 की। हालांकि उस वक्त तो मतलब बड़ी एक पॉलिटिकल लॉट बैठी थी, इमरान अब तो खान ने सियासी मुझे लोग इतने कहा नहीं कि हैं। तुम जो हो वो पीटीआई ज्वाइन कर लो, और कराची में, सिंध में मुझे तुम्हारे जैसे कोई बंदे की ज़रूरत है। ये तो कराची के जो उसके मरकजी जो लीडर जिसको कहा जाता है, जिसमें से एक प्रेसिडेंट बन गया, एक गवर्नर बन गया, एक वफाकी वजीर बन गया, हाँ एक हाँ। पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े ओहदे, पांच जी छह जी। ऐसे सामने बैठे हुए थे। ठीक। वो कभी नहीं चाहते थे कि नबील गबोल जो है वो पीटीआई में आए। ज़ाहिर है, अब तो कदावर मैंने भी शख्सियत है इमरान वो। खान को कहा, मैंने कहा यार ये तुम्हारे जो लोग सामने बैठे हैं ना, हम्म। चाहे वो अली जैदी हो, चाहे वो ये खुर्रम शेर जमान हो, चाहे बहुत सारे इमरान नाम है, इस्माइल थे। मैं नाम सबके नहीं, इमरान ठीक। इस्माइल अच्छा आदमी है वैसे। अच्छा ठीक। मैंने कहा ये इनको तुमने पेंट करके व्हाइट एंड ब्लैक करके जेबरा बना के, मैंने ये गधे हैं, सबसे पहले ये तुम्हें छोड़ के भागेंगे, और यही वो सबसे पहले यही छोड़ के हाँ, वो भागे। तो उन्होंने तो अली जैदी साहब ने शायद कहा कि मुझे गोली मार दो, मैं फिर भी नहीं जाऊंगा, और अगले दिन हमने देखा वो दूसरी पार्टी भाई ज्वाइन कर मेरे, आप बफलो की तरह गाड़ी से उतर के भागोगे कोर्ट के अंदर के मुझे बचाओ, मुझे मार रहे हैं, तो वो आपकी क्या इज्जत फवाद रहेगी? चौधरी की आप मैं बात। किसी का नाम नहीं लेता हूँ, ये बेचारे सारे मजलूम हैं। ठीक। हाँ। तो सर आप, यानी आपका वो मैसेज बीच में से थोड़ा सा हमने, आप क्या देख रहे हैं, आने वाला मैं वक्त अच्छा कैसा है? वक्त देख रहा हूँ कि ये, मैं सिर्फ नौजवानों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई मेरे, आप इनकी बातों में नहीं आओ। आप ये सोचो कि पाकिस्तान को आपको बचाना है, ठीक। और आपको अपना रोल प्ले करना है एज 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 यंगस्टर। नौजवान पढ़े लिखे हो, आप लोग जाहिल नहीं हो। आप लोग ट्विटर में इंग्लिश पढ़ सकते हो, अभी जो एक्स है, आप एक्स को ट्विटर समझे, आप एक्स को कुछ और ना समझे। तो ठीक। आप क्या दिमाग आपका ब्रेन वॉश हुआ हुआ है, ये चीज निकाल दो। लेकिन पीटीआई का फॉलोअर मानने को तैयार नहीं है सर, ये एक बड़ा पीटीआई अलमिया का है। फॉलोअर उस वक्त इसको मानेगा कैसे कि आप पीटीआई का फॉलोअर समझाएंगे? उस वक्त मानेगा जब उनको ये एहसास होगा कि मुल्क को बचाने में उनका अहम किरदार है। ठीक। और जब वो समझेंगे कि ये एक्स बेसिकली ट्विटर ही है। हाँ, जब उनको ये पता चले ये एक्स जो है ना, ये एक्स वो वाला एक्स रेटेड नहीं है, सही। ये ट्विटर ही है, ये ट्विटर ही। मालिक बदल गया है। सही सही सही। सर बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ ज़ाहिर है सरदार नबील गबूल साहब जैसी ऐसी शख्सियत बैठी है जिनका तजर्बा, जिनकी सियासत इतनी वसी है कि उस पर इस तरह के 10 प्रोग्राम भी करें तो वो भी ऐसे लगेगा कि जैसे बात ही नहीं हुई। लेकिन ज़ाहिर है सरदार साहब के वक्त का भी और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी मुख्तसर था, तो इसकी वजह से आज का हमारा जो सिलसिला वो यहाँ मुनक़ते हो रहा है। लेकिन हम आपसे ये ज़रूर अपील करेंगे कि आप इस प्रोग्राम को पूरा देख, आपने डेफिनेटली देखा होगा, और आपकी जो राय है वो हमारे लिए बड़ी अहम होगी, आपके कमेंट्स हमारे लिए बड़े अहम होंगे, और हम दोबारा बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि मुल्क में जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होंगी उस पर एक दफ़ा फिर सरदार साहब से रिक्वेस्ट करें कि हमें टाइम दें, और इनसे हम दोबारा मुल्क की सियासत के ऊपर बात करें, और इनकी जो इंसाइट है वो इस कौम के लोगों तक पहुँचाएँ। और आखिर में मैं ये ज़रूर एक्नॉलेज करूँगा कि जिस तरह सरदार साहब ने कराची में और बिलखुसूस लियारी में एफर्ट्स की, और जो वहाँ क्राइम ख़त्म करने में, वहाँ जो पॉजिटिविटी को आगे लेके आने में, वो नो डाउट एक ऐसी
इनकी एफर्ट है जिसको इनके दुश्मन भी एक्नॉलेज करते हैं, और हम सबको बड़े दिल के साथ एक्नॉलेज करना चाहिए। अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।